चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर दे नैना। तू जानती है कि मुझ पर अंडरवर्ल्ड के कितने करोड़ों का कर्जा है। अगर तूने अभय राज सिंह से शादी करने से मना किया तो तेरी इस इकलौती सहेली की जान आज यहीं इसी स्टडी रूम में निकल जाएगी। बोल, क्या मंजूर है तुझे? सुरेश बंसल ने अपनी लालची और खौफनाक आंखों से नैना को घूरते हुए बहुत ही घटिया आवाज में कहा। रात का सन्नाटा बंसल हाउस के उस पुराने स्टडी रूम में किसी भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था। स्टडी रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। नैना के लालची और धोखेबाज चाचा सुरेश बंसल ने नैना की सबसे अच्छी दोस्त और उस घर की इकलौती वफादार मेड रिया के गले पर एक तेज धार वाला चाकू रखा हुआ था। रिया डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसका खून खौल रहा था। वो जानती थी कि उसके चाचा अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी जान से प्यारी दोस्त को इस तरह मौत के मुंह में देखकर नैना के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। नैना ने अपने दोनों हाथ कसकर मुट्ठी में भींचे और बहुत ही तेज लेकिन नफरत भरी आवाज़ में अपने चाचा को घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं मान गई। करूँगी मैं उस खूंखार माफिया से शादी। तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए मैं ये सौदा मंजूर करती हूँ। नैना एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर उसके चाचा के भी हाथ एक पल के लिए कांप गए। नैना ने सीधे अपने चाचा की आंखों में घूरते हुए चेतावनी दी और कहा, लेकिन मेरे कान खोल कर सुन लो चाचा। अगर मेरे इस घर से जाने के बाद तुमने रिया के बालों को भी छूने की कोशिश की या उसे कोई भी तकलीफ दी तो याद रखना, उस अभय राज सिंह से पहले मैं आकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे पागल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नैना की इस खौफनाक धमकी के बाद सुरेश बंसल ने तुरंत रिया को छोड़ दिया। नैना ने रिया को गले लगाया और उसे शांत किया, लेकिन अंदर ही अंदर नैना का दिल घबरा रहा था। उसे पता था कि वो जिस आग में कूदने जा रही है वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। कुछ ही घंटों बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गए और नैना को अभय राज सिंह की उस डरावनी और विशाल हवेली में भेज दिया गया। नैना ने एक बहुत ही भारी लाल रंग का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। हवेली अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क, खामोश और डरावनी लग रही थी। हर तरफ काले और ग्रे रंग की इंटीरियर था और खूंखार गार्ड्स खड़े थे। नैना अपने भारी लहंगे को दोनों हाथों में पकड़कर बहुत मुश्किल से हवेली के मेन हॉल में चल रही थी। उसका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि यह कैसा दरिंदा है जिसने इतनी रात को मुझे यहाँ बुला लिया। कम से कम सुबह तक का तो वेट कर लेता। नैना सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके लहंगे का एक भारी कोना उसके ही पैरों में उलझ गया। नैना का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और वो एक छोटी सी चीख मारते हुए सीधे हवा में आगे की तरफ गिरने लगी। नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को फर्श से टकराने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। फर्श पर गिरने से एक सेकंड पहले ही दो बेहद मजबूत और फौलादी हाथों ने नैना की कमर को हवा में ही जकड़ लिया। नैना की सांसें एकदम से अटक गई। उसने घबराते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से सुन्न हो गई। सामने अभय राज सिंह खड़ा था, शहर का सबसे खतरनाक और खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन। उसने एक बहुत ही महंगा ब्लैक शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर के दो बटन खुले हुए थे। उसका चेहरा इतना शार्प और हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे देखकर अपना दिल हार बैठे। उसकी गहरी काली और नशीली आंखें सीधे नैना की आंखों में झांक रही थी। उन दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर थी।
अभय राज की मजबूत बाहों में कैद नैना का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो एक ऐसा पल था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। बैकग्राउंड में जैसे कोई बहुत ही स्लो और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा हो। अभय राज भी नैना के उस खूबसूरत और मासूम चेहरे को बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रहा था। माहौल में एक बहुत ही गहरी, भारी और जानलेवा रोमांटिक टेंशन बन चुकी थी। लेकिन यह खामोशी और रोमांस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि नैना की जुबान को चुप रहना कभी आता ही नहीं था। नैना ने अचानक अपनी आंखें झपकाई, उस रोमांटिक टेंशन को एक झटके में तोड़ा और बिल्कुल नॉर्मल होकर बहुत ही फनी अंदाज में बोली, वाओ, क्या कैच पकड़ा है यार, एकदम MS धोनी वाली फीलिंग आ गई। लेकिन एक बात बताओ मिस्टर माफिया, तुमने ये कौन सा परफ्यूम नहाया हुआ है? कसम से इसकी खुशबू सीधे मेरे दिमाग में घुस गई है, मुझे छींक आ जाएगी अभी। और हाँ प्लीज़ अब मुझे सीधा खड़ा करो, तुम्हारे बाइसेप्स बहुत कड़क है, मेरी कमर में दर्द होने लगा है। यह सुनते ही अभय राज का वो सारा माफिया वाला ऑरा, वो रोमांटिक और इंटेंस लुक एक सेकेंड में गायब हो गया। वो पूरी तरह से शौक में था। उसने आज तक किसी लड़की को तो दूर, शहर के सबसे बड़े गुंडों को भी अपने सामने इतनी बेफिक्री से बकवास करते हुए नहीं देखा था। अभय राज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और नैना को एक झटके में सीधा खड़ा करते हुए बहुत ही अजीब नज़रों से घूरा। नैना ने अपने लहंगे को ठीक किया और अभय राज को सिर से पैर तक देखते हुए फिर से अपनी रोस्टिंग चालू कर दी। नैना ने अपना हाथ कमर पर रखे और बोली, तो तुम ही हो वो वंडल वर्ड्स के गब्बर सिंह? यार मेरे चाचा तो कह रहे थे कि तुम बहुत डरावने और खूंखार दिखते हो, लेकिन तुम तो एकदम मॉडल लग रहे हो। बस ये जो तुमने अपने चेहरे पर हमेशा के लिए गुस्सा चिपका रखा है ना, ये थोड़ा ओवर एक्टिंग लगता है। और तुम्हारे बाल कितने सेट हैं यार, कौन सा जेल लगाते हो जो इस तेज हवा में भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे? अभय राज का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और बहुत ही खतरनाक, भारी और ठंडी आवाज़ में नैना की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किससे और कहाँ खड़े होकर बात कर रही हो? मेरी इस हवेली में लोग सांस भी मेरी इजाज़त से लेते हैं, और अगर तुमने अगले 2 सेकंड में अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी इस जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। अभय राज की इस खौफनाक धमकी को सुनकर कोई भी आम इंसान डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन नैना बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसके अंदर का वो गुस्सा जो वो अपने चाचा के लिए महसूस कर रही थी, वो भी अब बाहर आ गया। नैना ने बिल्कुल भी पीछे ना हटते हुए अभय राज की आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही कड़क जवाब दिया। नैना ने ताना मारते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर माफिया, मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे जहरीले घर में गुजारी है जो तुम्हारे इस डरावने महल से भी ज़्यादा खतरनाक था। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से रोने लग जाऊंगी। तुमने मेरे लालची चाचा को पैसे दिए और उन्होंने मुझे तुम्हें बेच दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट है और मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम बन गई हूँ। अब मुझे मेरा कमरा दिखाओ, क्योंकि इस भारी लहंगे ने मेरी जान निकाल रखी है और मुझे तुम्हारी ये खड़ूस शक्ल और ज़्यादा नहीं देखनी। अभय राज अपनी जगह पर एकदम सुन खड़ा रह गया। उसकी भवें गुस्से से तन गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस लड़की की हिम्मत और इसके बेखौफ अंदाज को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे इस तरह से रोस्ट कर सके। अभय राज ने बिना कुछ बोले अपने गार्ड्स की तरफ एक बहुत ही खतरनाक नज़र से देखा। गार्ड्स जो नैना की बातें सुनकर
अंदर ही अंदर कांप रहे थे। वो तुरंत आगे आए। अभयराज ने अपनी सख्त आवाज में गार्ड से कहा, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देना। मुझे इस लड़की की एक भी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। नैना ने जाते जाते भी पलटकर अभयराज को देखा और एक बड़ी सी शैतानी स्माइल देते हुए चिल्ला कर कहा, गुड नाइट मिस्टर हैंडसम। और हाँ, कल सुबह मुझे नाश्ते में पोहा चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा मूंगफली के साथ, याद रखना। अभयराज ने गुस्से से अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने ही पैसों से किस आफत को अपने सिर मोल ले लिया है। वह उस रात बिना कुछ बोले अपने स्टडी रूम में चला गया, लेकिन ना चाहते हुए भी नैना का वो बेफिक्र चेहरा और उसकी वो फनी बातें अभयराज के दिमाग में बार बार घूम रही थी। इस खामोश और बेरहम माफिया की डार्क दुनिया में आज एक क्रेजी और चुलबुली लड़की ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी एंट्री कर ली थी। अगली सुबह हवेली में एक अलग ही और नई रौनक थी। अभयराज का पर्सनल सेक्रेटरी और उसका सबसे पुराना वफादार आदमी सनी हाथ में कुछ जरूरी फाइल्स लेकर हॉल में खड़ा था। सनी एक बहुत ही मजाकिया और खुशमिजाज इंसान था, जिसे अभयराज के इस डरावने और खामोश घर में हमेशा हंसने का कोई न कोई बहाना चाहिए होता था। उसने जैसे ही नैना को सीढ़ियों से नीचे आते देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी और चमकती हुई स्माइल आ गई। नैना ने येलो कलर का एक बहुत ही क्यूट सा सूट पहना हुआ था और वो अपने बालों को सुखाते हुए बड़े मज़े से नीचे आ रही थी। सनी ने तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए खुशी से कहा कि गुड मॉर्निंग नैना मैडम, मैं सनी हूँ, बॉस का सेक्रेटरी और इस हवेली का सबसे शरीफ इंसान। कसम से मैडम, इस काली और डरावनी हवेली में आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद यहाँ कोई रंगीन और खूबसूरत फूल खिला हो। हम सब तो बॉस का ये सड़ा हुआ और गुस्से वाला चेहरा देख देकर डिप्रेशन में जा चुके थे। आपने तो आकर हमारी दुनिया ही बदल दी। नैना भी खुश होकर सनी से बात करने लगी और हंसते हुए बोली कि अरे वाह सनी, तुम तो इस पूरी हवेली में इकलौते नॉर्मल इंसान लग रहे हो। बाकी सब तो यहाँ ऐसे घूमते हैं जैसे अभी किसी का मर्डर करके आए हो। तभी पीछे से अभयराज की कड़क और जानलेवा आवाज़ आई, जिसने सनी की बोलती ही बंद कर दी। अभयराज ने अपना कोट पहनते हुए और सीढ़ियाँ उतरते हुए गुस्से से कहा, सनी, मैंने तुम्हें यहाँ लोगों से गप्पे लड़ाने और फालतू की बकवास करने के लिए नहीं रखा है। अगर तुम्हारी ये कॉमेडी ख़त्म हो गई हो तो चुपचाप मेरे पीछे स्टडी रूम में आओ, हमें बहुत ज़रूरी काम है। सनी डर के मारे एकदम सीधा खड़ा हो गया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। नैना अभयराज की बात सुनकर उसे चिढ़ाने के लिए एकदम से मुड़ी, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर रखे एक महंगे कारपेट में बुरी तरह उलझ गया। नैना का बैलेंस बिगड़ा और उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ज़मीन से टकराने और हड्डियां टूटने की जगह वो सीधे अभयराज के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराई। अभयराज ने अपनी शानदार रिफ्लेक्सिस दिखाते हुए एक ही झटके में नैना की कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। अभयराज की गर्म और तेज सांसें नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक बहुत ही इंटेंस और रोमांटिक पल था, लेकिन नैना की जुबान कहाँ रुकने वाली थी। अगले ही पल नैना ने अपनी आंखें मटकाते हुए एक बहुत ही शैतानी स्माइल के साथ कहा, यार मिस्टर माफिया, तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में खड़े होते हो ना, ताकि मैं गिरूं और तुम मुझे ऐसे फिल्मी हीरो की तरह कैच कर सको। सच बताना, रात भर यही प्रैक्टिस करते हो क्या? अभयराज ने दांत पीसते हुए उसे एक झटके में सीधा खड़ा किया
और बिना कुछ कहे वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। पीछे खड़ा सनी अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह दबाए हुए था, क्योंकि उसने अपने बॉस को आज तक इस तरह किसी के सामने निहत्था होते हुए नहीं देखा था। दोपहर के वक्त नैना हवेली में बुरी तरह बोर हो रही थी, तो वो घूमते घूमते हवेली की बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच गई। उसे ऊपर वाले सेल पर रखी एक सस्पेंस नॉवेल चाहिए थी। उसने एक छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी लगाई और बिना किसी डर के उस पर चढ़ गई। उसी वक्त अभयराज किसी बहुत ही सीरियस फ़ोन कॉल पर अंडरवर्ल्ड की डील के बारे में बात करते हुए वहां से गुजर रहा था। नैना ने जैसे ही बुक खींचने की कोशिश की, वो बुक वहां फंस गई। उसने थोड़ी और ताकत लगाई, जिससे सीढ़ी का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। नैना ने जोर से चिल्लाकर हवा में अपने हाथ पैर मारे और वो सीधे नीचे खड़े अभयराज के ऊपर जा गिरी। फोन अभयराज के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा और नैना एक बार फिर अभयराज की उन मजबूत और फौलादी बाहों में कैद थी। इस बार नैना के दोनों हाथ अभयराज की गर्दन में लिपटे हुए थे और वो उसके बिल्कुल करीब थी। अभयराज की गहरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो नैना को वैसे घूर रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा, लेकिन नैना ने तुरंत अभयराज की गर्दन में हाथ डाले हुए ही एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हेलो अगेन गब्बर, वैसे तुम्हारी ये कैचिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। मुझे तो पक्का लगता है कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड्स और गुंडागर्दी छोड़कर इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बन जाना चाहिए। कसम से एक भी कैच नहीं छोड़ोगे तुम। अभयराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नैना को सीधा जमीन पर खड़ा किया और अपनी उंगली दिखाते हुए चिल्ला कर कहा, तुम किसी दिन मेरी जान ले लोगी लड़की। तुम्हें सीधे खड़े होकर चलना नहीं आता क्या? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारा सिर फट जाता। आज के बाद मुझसे और मेरी चीज़ों से कम 10 कदम की दूरी बना कर रखना, समझी तुम? नैना ने अपने बाल झटकते हुए बड़े मज़े से जवाब दिया, अरे मैं तो दूर ही थी, तुम ही मेरे नीचे आकर खड़े हो गए। इसमें मेरी क्या गलती है? जिससे वो बस दांत पीस कर रह गया। शाम के वक्त हवेली के पीछे बने बड़े से स्विमिंग पूल के पास अभयराज अपने कुछ गार्ड्स और सनी के साथ एक सीरियस मीटिंग कर रहा था। वो लोग शहर के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी नैना हाथ में संतरे के जूस का गिलास लिए और कानों में हेडफोन लगाए वहां आ गई। वो गाने की तेज धुन में मगन होकर आंखें बंद करके चल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि पुल के किनारे पानी गिरा हुआ है और वहाँ की टाइल्स बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है। उसका पैर पानी पर पड़ा और वो बुरी तरह फिसली। वो सीधे पुल के गहरे पानी की तरफ गिरने लगी। अभयराज जो सीरियस मीटिंग कर रहा था, उसकी नज़र अचानक नैना पर पड़ी। उसने बिना एक भी सेकंड सोचे अपनी वो ज़रूरी फाइल हवा में फेंकी और एक बहुत ही लंबी छलांग लगाकर नैना की पतली कमर को हवा में ही पकड़ लिया और उसे पानी में गिरने से बचा लिया। इस झटके की वजह से नैना का पूरा शरीर अभयराज के शरीर से एकदम चिपक गया था। अभयराज की सांसें तेज चल रही थी और वो नैना को अपनी बाहों में जकड़े हुए बहुत ही गहरी और खौफनाक नज़रों से घूर रहा था। सनी और बाकी गार्ड्स यह सब देखकर हैरान खड़े थे। उनका बॉस जो किसी की जान लेने से पहले सोचता नहीं था, वो आज एक लड़की को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। नैना ने एक गहरी सांस ली। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि उसने अभयराज के कोट के खुले हुए बटन से अपनी उंगलियों से खेलते हुए बहुत ही रोमांटिक लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा, यार मिस्टर हैंडसम, मुझे तो अब 100% का यकीन हो गया है कि तुम मुझसे छुप छुप कर बेइंतहा प्यार करने लगे हो, वरना कोई इतना बड़ा माफिया डॉन अपना ज़रूरी काम छोड़कर इतनी तेज भागकर किसी को नहीं बचाता। सच सच बता दो,
कहीं तुमने मुझे जानबूझकर अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए तो इस हवेली में नहीं बुलाया। अभयराज ने अपनी आंखें कसकर मींची, एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी और अपने दिल की उन तेज धड़कनों को कंट्रोल करते हुए नैना को खुद से थोड़ा दूर किया। अभयराज ने अपनी भारी आवाज में गुस्से से कहा, तुम एक चलती फिरती आफत हो नैना। मैं तुम्हें इसीलिए बचाता हूँ क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जिस दिन मेरा ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें इस हवेली से बाहर छोड़ कर आऊँगा ताकि मुझे इस रोज़ रोज़ की मुसीबत से छुटकारा मिल सके। नैना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए एक शैतानी स्माइल दी और अभयराज के बिल्कुल करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहा, झूठे, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ना, उस दिन तुम खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे रुकने के लिए कहोगे। ये नैना का चैलेंज है मिस्टर गब्बर सिंह, याद रखना। अभयराज ने उसे घूरा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन पीछे खड़े सनी ने धीरे से ताली बजाते हुए नैना की तरफ अंगूठा दिखाया, क्योंकि वो भी जानता था कि नैना की बात 100% सच होने वाली थी। इस खुंखार बॉस का दिल अब पूरी तरह से इस क्रेजी लड़की के नाम हो चुका था। दोपहर का वक्त था और हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अभयराज अपने पर्सनल कमरे में बैठा था। यह वो कमरा था जहाँ किसी भी गार्ड या नौकर को आने की सख्त मनाही थी। अभयराज एक बड़ी सी लकड़ी की मेज के सामने बैठकर अपनी सबसे पसंदीदा पिस्तौल के पुर्जे खोलकर उसकी सफाई कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता और खौफनाक शांति थी, लेकिन दूसरी तरफ नैना को आज बहुत भयंकर बोरियत हो रही थी। उसने मन ही मन कसम खा रखी थी कि वो इस खामोश और खड़ूस माफिया को आज शांति से चैन की सांस नहीं लेने देगी। नैना दबे पांव अभयराज के कमरे में घुसी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा सेब था, जिसे वो बिल्कुल किसी भूखे खरगोश की तरह कड़क कड़क कर चबा रही थी। उस शांत कमरे में नैना के सेब चबाने की वो आवाज़ किसी बम के फटने जैसी लग रही थी। अभयराज ने बिना अपना सिर उठाए अपने दांत पीसते हुए सख्त आवाज़ में कहा, लड़की, मेरे कमरे से बाहर जाओ। मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मुझे इस वक्त एकदम सन्नाटा चाहिए। नैना ने उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वो जानबूझकर अभयराज के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधे के ऊपर से झांकने लगी। करो ना काम, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़े पकड़े हैं। नैना ने बहुत ही मज़े लेते हुए कहा, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि शहर का सबसे बड़ा डॉन अपने इन लोहे के खिलौनों को कैसे साफ करता है। वैसे पिस्तौल तो बहुत पुरानी लग रही है, इससे कोई मरता भी है या सिर्फ डराने के काम आती है। अभयराज ने अपनी आंखें कसकर मींची। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लड़की, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें इसी कमरे में बंद करके चाबी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लेकिन नैना कहाँ मानने वाली थी। उसने जानबूझकर अभयराज को और परेशान करने का फैसला किया। वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। कभी वो मेज पर रखी गोलियों को अपनी उंगली से खिसका देती, तो कभी अभयराज के बालों में हल्की सी फूंक मार देती। अरे यार, तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो? नैना ने अभयराज की शर्ट की कॉलर को पीछे से हल्का सा खींचते हुए कहा, पूरा दिन बस खून खराबा, बंदूकें और यह डरावना सा चेहरा। कभी मुस्कुरा भी लिया करो गब्बर सिंह। तुम्हारी नसों में खून दौड़ता है या कोई बर्फ का पानी? नैना की यह हरकतें और वो बार बार का स्पर्श अभयराज के सब्र के बांध को हथौड़े की तरह तोड़ रहा था। नैना ने जैसे ही मेज से एक गोली उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अभयराज का वो सारा का सारा संयम एक ही झटके में टूट गया। अभयराज अपनी कुर्सी से बिजली की रफ्तार से उठा। उसने नैना की कलाई को एक झटके में पकड़ा और उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि नैना के हाथ से वो सेब छूटकर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती या कुछ बोल पाती,
अभय राज ने उसे सीधा घुमाकर उस भारी लकड़ी के मेज से सटा दिया। अभय राज ने अपने दोनों फौलादी और मजबूत हाथ नैना की कमरे के दोनों तरफ मेज पर टिका दिए, जिससे नैना पूरी तरह से उसकी उन मजबूत बाहों के घेरे में कैद हो गई। अब नैना के पीछे वो मेज थी और सामने अभय राज का चौड़ा और मजबूत सीना। उसके चेहरे के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। अभय राज की गर्म और तेज सांस से सीधे नैना के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी गहरी काली आंखों में एक ऐसा खतरनाक और जुनूनी तूफान था जिसने नैना की धड़कनों को एक पल के लिए रोक दिया। अभय राज ने अपना चेहरा नैना के बिल्कुल करीब झुकाया। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा कम और एक बेहद गहरी, जानलेवा और नशीली चेतावनी ज़्यादा थी। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना? अभय राज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़रें नैना की आंखों से होती हुई उसके कांपते होठों पर टिक गई। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तुम जानबूझकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हें लगता है कि मेरी खामोशी मेरी कमजोरी है? जिस दिन मेरा यह सब्र पूरी तरह से टूट गया ना, उस दिन तुम चाह कर भी मेरी इन बाहों की कैद से बाहर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें इतना करीब खींच लूँगा कि तुम्हें सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। नैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो सीने से बाहर आ जाएगा। अभय राज की उस गहरी और इंटेंस आवाज़ ने उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी थी। वो पहली बार इस खड़ूस माफिया के इतने करीब थी और वो आकर्षण इतना तेज था कि नैना का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। लेकिन नैना आखिर नैना थी। वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। नैना ने एक लंबी सांस ली, अपनी उन कांपती हुई धड़कनों को छुपाया और अभय राज की उन खतरनाक आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही शैतानी और नटखट मुस्कान के साथ बोली, तो किसने कहा है कि मुझे तुम्हारी इस कैद से बाहर जाना है? नैना ने अपने दोनों हाथ बहुत ही मज़े से अभय राज की गर्दन में डाल दिए और अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोली, और वैसे भी मिस्टर माफिया, तुम इतने करीब से और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये जो तुम मुझे डराने की ओवर एक्टिंग कर रहे हो ना, ये मुझ पर काम नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो थोड़ा और करीब आकर दिखाओ। नैना की इस बेबाक और क्रेजी चुनौती को सुनकर अभय राज पूरी तरह से सुन रह गया। वो इंसान जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था, वो आज अपनी ही बाहों में कैद इस लड़की की हिम्मत के आगे निहत्था हो गया था। अभय राज के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे वो बुझाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक इंच भी और आगे बढ़ा तो वो अपने सारे उसूल भूल जाएगा। उसने गहरी सांस खींची, नैना की कमर से अपने हाथ हटाए और खुद को बहुत मुश्किल से पीछे की तरफ किया। अभय राज ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक बहुत ही कड़क नज़र से नैना को घूरा और बिना एक भी शब्द कहे वहाँ से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन नैना वहीं मेज के सहारे खड़ी रही। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा जहाँ उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि शहर का वो सबसे खूंखार माफिया किंग अब पूरी तरह से उसकी इस पागलपंती और मोहब्बत के जाल में उलझ चुका था और अब उसका वहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। अगली सुबह हवेली का माहौल काफ़ी शांत था। अभय राज अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और कुछ ज़रूरी पेपर्स चेक कर रहा था। तभी नैना सीढ़ियों से कूदते फांदते नीचे आई। उसने एक कैजुअल सी जीन्स और टॉप पहना हुआ था और बालों का एक मेसी बन बनाया हुआ था। नैना सीधे अभय राज के पास आई और टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, सुनो मिस्टर माफिया, मुझे शॉपिंग पर जाना है, पैसे चाहिए। अभय राज ने अपनी कॉफ़ी का कप नीचे रखा। उसने बिना कुछ सवाल किए अपने वॉलेट से एक चमचमाता हुआ ब्लैक कार्ड निकाला और नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने वो कार्ड हाथ में लिया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सोच लो गब्बर सिंह, मैं बहुत खर्चीली हूँ। अगर मैंने शॉपिंग करते करते तुम्हारा यह कार्ड पूरा खाली कर दिया तो बाद में रोना मत।
अभयराज के चेहरे पर एक हल्का सा गुरूर और ताने वाली मुस्कान आ गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम अपनी पूरी जिंदगी भी अगर हर दिन शॉपिंग करती रहोगी ना, तभी तुम इस कार्ड का बैलेंस खत्म नहीं कर पाओगी। जो मन में आए खरीद लेना। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ा आया घमंडी माफिया। नैना मुड़ने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो वापस पलटी, अभयराज के बिल्कुल करीब झुकी और बिना एक भी सेकेंड सोचे उसने अभयराज के सख्त गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। थैंक यू हैंडसम। नैना ने आंख मारी और इससे पहले कि अभयराज कुछ समझ पाता, वो हवा की तरह वहां से भाग गई। अभयराज अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूरत की तरह जम गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जिस गाल पर नैना ने किस किया था, वहां एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। शहर का वो डॉन जिससे लोग नजरें मिलाने में कांपते थे, वो आज एक छोटी सी लड़की के एक किस से पूरी तरह सून हो गया था। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी मुस्कान आ गई। दोपहर के वक्त अभयराज अपनी कंपनी के एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर लगातार बैंक के मैसेज आने लगे। 50,000 रुपये डेबिट, 1 लाख रुपये डेबिट, 2 लाख रुपये डेबिट। अभयराज ने मैसेज देखे और मन ही मन सोचा, चलो मैडम किसी महंगे बुटीक में अपने लिए डिजाइनर कपड़े और बैग्स खरीद रही है। तभी उसके फ़ोन पर उस गार्ड के मैसेज आने लगे, जिसे अभयराज ने नैना की हिफाजत के लिए साय की तरह उसके पीछे भेजा था। गार्ड ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी। अभयराज ने जैसे ही पहली फ़ोटो खोली, उसके माथे की सिलवटें गहरी हो गई। नैना किसी मॉल में नहीं, बल्कि एक गौशाला में थी और अपने हाथों से गायों को चारा और गुड़ खिला रही थी। दूसरी फ़ोटो में वो एक वृद्धा आश्रम में थी, जहाँ वो बूढ़े लोगों को कंबल और दवाइयाँ बांट रही थी और उनके साथ बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तीसरी फ़ोटो में नैना अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच बैठी थी। उनके लिए ढेरों खिलौने और चॉकलेट्स लेकर गई थी और बच्चों के साथ एकदम बच्चा बनकर खेल रही थी। आखिरी फ़ोटो में वो सड़क के कुछ कुत्तों को बिस्किट और दूध पिला रही थी। ये सारी फ़ोटोज़ देखकर अभयराज मीटिंग के बीच में ही एकदम खामोश हो गया। उसे लगा था कि नैना उन लालची लड़कियों जैसी होगी, जो पैसा देखते ही खुद पर उड़ाने लगेगी, लेकिन इस लड़की ने उस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए किया जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत थी। फोटो में नैना की वो निस्वार्थ और बेफिक्र हंसी देखकर अभयराज का वो सख्त और पत्थर जैसा दिल पूरी तरह से मोम की तरह पिघल गया। वो माफिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खून, धोखा और लालच देखा था, उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि असली खुशी और सुकून क्या होता है। उसने फ़ोन स्क्रीन पर नैना की हंसती हुई फोटो को अपनी उंगली से सहलाया और उसे लगा जैसे अब वो सच में इस लड़की के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सबको खुश करने और पूरे शहर में पैसे बांटने के बाद शाम को नैना फाइनली शहर के सबसे महंगे मॉल में पहुंची। वो सीधे आदमियों के कपड़ों वाले सेक्शन में गई। नैना वहां टंगे हुए कपड़ों को देखते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। हमेशा उस चमगादड़ की तरह काले और डार्क कपड़े पहनता है, किसी दिन अंधेरे में खड़ा हो जाए तो दिखेगा भी नहीं। आज तो मैं इसके लिए अच्छा ब्राइट कलर लूँगी। नैना ने मुंह बनाते हुए अभयराज के लिए कुछ बहुत ही शानदार डीप ब्लू और नेवी ब्लू रंग की शर्ट और एक बहुत ही क्लासी सी वॉच सेलेक्ट की। वो बिलिंग काउंटर की तरफ जा ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही घमंडी और अमीर सा लड़का जो फ़ोन पर बात कर रहा था, बिना देखे नैना से टकरा गया। नैना के हाथ से वो शर्ट और घड़ी का बॉक्स नीचे गिर गया। लड़के ने सॉरी बोलने के बजाय बहुत ही बदतमीजी से नैना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऐ लड़की, अंधी है क्या? देख कर नहीं चल सकती? मेरा इतना महंगा फ़ोन गिरते गिरते बचा है। नैना, जिसका दिमाग वैसे ही बहुत जल्दी खराब होता था, उसने अपना सामान नीचे से उठाया और उस लड़के की आंखों में सीधा देखते हुए अपनी असली भाव में आ गई। ओए रईसजादे, नैना ने तेज आवाज में कहा, अंधी मैं नहीं तू है। फ़ोन में घुस कर चल रहा था और गलती मेरी निकाल रहा है। तमीज़ से बात कर, वरना यह महंगा फ़ोन मैं तेरे मुंह पर दे मारूंगी। लड़के का ईगो हर्ट हो गया।
उसने आगे बढ़कर नैना पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जानती है मैं कौन हूँ? इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा हूँ। एक फ़ोन करूँगा ना तो तुझे इसी मॉल से उठवा लूँगा। नैना बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने एक बहुत ही शैतानी और ख़तरनाक हंसी हंसी। नैना ने अपने हाथ कमर पर रखे और बोली, अच्छा बिल्डर का बेटा है? बेटा तू जो भी हो, अगर मेरे पति का पता चल गया ना कि तूने मुझसे बदतमीजी की है तो वो तेरा और तेरे उस बिल्डर बाप का वो हाल करेगा कि तुम दोनों अपना नाम भूल जाओगे। उठवाने की बात तो दूर, तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पाएगा। लड़का अभी कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी अभयराज के वो 4 खूंखार और लंबे चौड़े गार्ड्स जो काले कोट और काले चश्मे पहने हुए थे और नैना के पीछे आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में वो खौफ था जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की पैंट गीली हो जाए। गार्ड्स के लीडर ने बहुत ही भारी आवाज़ में उस लड़के से कहा, मैडम से दूर हट जा, वरना बॉस का हुक्म है, तेरी हड्डियाँ यहीं इसी मॉल में तोड़ दी जाएगी। लड़के ने जैसे उस खुखार गार्ड्स को देखा, उसका सारा नशा और घमंड 1 सेकंड में उतर गया। वो समझ गया कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े डॉन की कोई खास है। लड़के ने तुरंत हकलाते हुए हाथ जोड़े, सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो वहाँ से ऐसे दुम दबाकर भागा जैसे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। नैना ने अपने बाल झटके और गार्ड्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स लड़कों, चलो अब बिल पे करते हैं। मेरे गब्बर सिंह के लिए ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। गार्ड्स भी नैना के इस बेखौफ अंदाज को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। नैना खुशी खुशी अपनी शॉपिंग बैग्स लेकर उस खौफनाक हवेली की तरफ वापस निकल गई, इस बात से अनजान कि वहाँ अभयराज अब एक अलग ही बेकरारी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। अभयराज हमेशा की तरह बिल्कुल शांत होकर अपना खाना खा रहा था, लेकिन नैना की जुबान हमेशा की तरह बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। अरे गब्बर, तुम्हें पता है आज मॉल में क्या हुआ? नैना ने अपने हाथ हिलाते हुए पूरी एक्साइटमेंट के साथ बताना शुरू किया। एक तो वो अमीर बाप का बिगड़ैल लड़का मुझसे बिना देखे टकरा गया, ऊपर से मुझे ही अंधी बोल रहा था। मैंने भी उसे ऐसा सुनाया ना कि उसकी बोलती बंद हो गई। और फिर तुम्हारे वो काले चश्मे वाले बॉडीगार्ड्स आ गए। कसम से उन बेचारों को देखकर वो लड़का ऐसा भागा जैसे पीछे कोई डायनासोर पड़ गया हो। नैना हंसते हंसते दोहरी हो रही थी। अभयराज ने एक नज़र उसे देखा। उसे अंदर ही अंदर नैना की ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर ये जानकर कि नैना ने उसके कार्ड से अपने लिए कुछ नहीं बल्कि दूसरों की मदद की थी। लेकिन उसने अपना माफिया वाला सख्त लुक बरकरार रखा। अभयराज ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, नैना, खाते वक्त इतनी बात नहीं करते, चुपचाप अपना खाना खाओ। नैना ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया और अपनी नाक सिकुड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाई, खड़ूस कहीं का। इंसान खुशी खुशी कुछ बता रहा है, लेकिन इन्हें तो हमेशा गब्बर सिंह ही बने रहना है। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही अभयराज उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, नैना भागकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने पीछे छुपाया हुआ शॉपिंग बैग अभयराज के सामने कर दिया। ये क्या है? अभयराज ने अपनी भवें सिकुड़ते हुए पूछा। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोल कर देखो ना। नैना ने बहुत ही क्यूट सी स्माइल देते हुए कहा। अभयराज ने बैग से वो डीप ब्लू रंग की शर्ट निकाली। उस ब्राइट कलर को देखते ही अभयराज के माथे पर सिलवटें आ गई। उसने शर्ट को वापस बैग में डाला और बिल्कुल रूखे अंदाज में कहा, मैं ये सब नहीं पहनता। तुम्हें पता है मैं सिर्फ डार्क और ब्लैक कपड़े पहनता हूँ। नैना ने बैग वापस उसके हाथ में थमाते हुए जिद की, अरे यार प्लीज़ प्लीज़ पहन लो ना एक बार, मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तुम इन रंगों में कैसे लगते हो। कसम से बहुत हैंडसम लगोगे। लेकिन अभयराज अपनी जीत का पक्का था। उसने बहुत ही सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं ये सब नहीं पहनता।
ये कहकर अभयराज ने बैग वहीं काउच पर रख दिया और बिना मुड़ कर देखे वहां से चला गया। नैना अपनी कमर पर हाथ रखकर वहीं खड़ी रही। उसने काउच पर रखी उस ब्लू शर्ट को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, अच्छा जी, इतने नखरे, मैं भी देखती हूँ कल तुम इसे कैसे नहीं पहनते। तुमने अभी इस नैना का असली दिमाग देखा ही कहाँ है गब्बर सिंह। अगली सुबह की धूप बहुत ही खिली हुई थी। अभयराज अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गया हुआ था। बाथरूम से शॉवर चलने की आवाज़ आ रही थी। यही तो वो मौका था जिसका नैना को बेसब्री से इंतजार था। नैना दबे पांव बिल्कुल चोर की तरह अभयराज के कमरे में घुसी। उसने जल्दी से अभयराज का बड़ा सा वार्डरोब खोला। अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, ग्रे और डार्क शेड के कपड़े टंगे हुए थे। नैना ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभयराज की सारी ब्लैक शर्ट और पैंट को वो वार्डरोब से निकाला और उन्हें एक बड़े से सूटकेस में ठूंसकर उस सूटकेस को कमरे से बाहर कर दिया। अब पूरे वार्डरोब में सिर्फ एक ही कपड़ा टंगा था, वही डीप ब्लू कलर की शर्ट जो नैना कल रात लेकर आई थी। अब पहन कर दिखाओ ब्लैक। नैना ने शैतानी हंसी हंसी और जल्दी से कमरे के बाहर छुप कर खड़ी हो गई। कुछ ही मिनटों बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अभयराज नहाकर बाहर आया। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसने अपने कमर के नीचे सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया लपेटा हुआ था। उसका वो कसरत किया हुआ मजबूत और चौड़ा सीना देखकर किसी भी लड़की के होश उड़ जाते। अभयराज अपने बालों को तौलिए से सुखाते हुए वार्डरूम के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो पूरी तरह से सुन्न रह गया। पूरा वार्डरोब खाली था। अंदर सिर्फ एक वो ब्लू शर्ट लटक रही थी जो उसे कल रात नैना ने दी थी। अभयराज का दिमाग एक सेकंड में समझ गया कि यह किसकी हरकत है। उसने गहरी सांस ली और अपनी तेज कड़क आवाज़ में चिल्लाया, नैना। दरवाजे के पीछे छुपी नैना तुरंत अंदर आई। उसने बिल्कुल ऐसा मासूम सा चेहरा बना लिया जैसे उसे तो दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो। क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने हमला कर दिया क्या? नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए पूछा। तभी नैना की नज़र अभयराज पर पड़ी जो सिर्फ एक तौलिए में खड़ा था। नैना की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने आज से पहले अभयराज को इस तरह नहीं देखा था। उसके पानी से भीगे हुए बाल और वो चौड़ा सीना देखकर नैना के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने जल्दी से अपनी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख लिए, लेकिन उंगलियों के बीच से थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि वो छुप छुप कर देख सके। ये तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, बेशरम इंसान? नैना ने हकलाते हुए कहा। अभयराज ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और नैना को घूरते हुए बहुत ही सख्त लेकिन एक अजीब सी फनी टोन में कहा, कपड़े पहनूं? कहाँ है मेरे कपड़े नैना? मेरे वार्डरोब से मेरी सारी शर्ट गायब है और ये एक नीला अजूबा यहाँ टंगा हुआ है। तुम जानती हो ना कि अगर मैंने गुस्सा किया तो क्या होगा। चुपचाप मेरे कपड़े वापस लाओ। नैना ने आंखों से हाथ हटाए और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में बोली, मैंने कोई कपड़े नहीं छुड़ पाए। वो तो मैंने तुम्हारे सारे कपड़े लॉन्ड्री में भिजवा दिए हैं। बहुत गंदे हो रहे थे वो। अब जब तक वो धुल कर नहीं आते तुम्हें यही नीली शर्ट पहननी पड़ेगी मिस्टर माफिया। लॉन्ड्री में? सारे के सारे एक साथ? अभयराज ने दांत पिसते हुए कहा। नैना, मेरी शक्ल पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? मैं ये शर्ट बिल्कुल नहीं पहनूंगा। नैना ने भी मुंह बना लिया और शर्त रखते हुए बोली, तो ठीक है, ऐसे ही तौलिए में अपनी कंपनी की मीटिंग में चले जाना। लोग भी कहेंगे कि वाह, हमारे अंडरवर्ड्स डॉन आज नया फैशन लेकर आए हैं।
अभय राज ने अपना सिर पकड़ लिया। वो इस पागल लड़की से बहस में कभी नहीं जीत सकता था। उसने गहरी सांस छोड़ी और नैना की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं पहन रहा हूँ इसे। नैना ने खुशी से एक छोटी सी जंप मारी और ये बोल कर कमरे से बाहर चली गई। 10 मिनट बाद जब अभयराज कमरे से बाहर निकला तो नैना सीढ़ियों के पास उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही नैना की नज़र अभयराज पर पड़ी, उसकी धड़कन जैसे वहीं रुक गई। उस डीप ब्लू शर्ट में अभयराज इतना ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था कि किसी की भी नज़र उस पर से ना हटे। उस ब्राइट कलर ने अभयराज के उस सख्त चेहरे को एक बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग लुक दे दिया था। अभयराज ने अपनी शर्ट के कप मोड़ते हुए रूखी सी आवाज़ में पूछा, अब मुझे घूरना बंद करोगी? बहुत अजीब लग रहा हूँ ना मैं इसमें? नैना ने अपनी खोई हुई धड़कनों को वापस बटोरा और उसके पास जाकर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, अजीब? गब्बर, तुम इसमें इतने ज़्यादा हॉट लग रहे हो कि अगर तुम बाहर ऐसे गए तो शहर की आधी लड़कियां तो तुम्हें देखकर ही बेहोश हो जाएंगी। सच कह रही हूँ, नज़र न लग जाए तुम्हें। नैना की इस बात को सुनकर अभयराज के चेहरे पर वो सख्त माफिया वाला लुक टिक नहीं पाया। उसके होठों पर चाह कर भी एक बहुत ही प्यारी और सच्ची सी मुस्कान आ ही गई। उसने अपना सिर ना में हिलाया और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लेकिन नैना जानती थी कि उसने फाइनली इस खामोश माफिया के दिल और उसके जिद्दी उसूलों दोनों में सेंध लगा दी थी। आज वो नीली शर्ट सिर पे कपड़ा नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच बढ़ते हुए उस खूबसूरत प्यार की एक बहुत बड़ी जीत थी। नैना बिना पलक झपकाए अभयराज को उस ब्लू शर्ट में घूरे ही जा रही थी। उसकी आंखें जैसे अभयराज के चेहरे पर ही चिपक गई थी। अभयराज ने अपना गला साफ किया, अपनी घड़ी ठीक करते हुए रूखी आवाज़ में कहा, अब मैं ऑफिस जाऊं या पूरे दिन यहीं सीढ़ियों पर खड़े रहकर मुझे घूरती रहोगी? नैना अचानक अपनी दुनिया से बाहर आई। उसने जल्दी से कहा, मैं भी चलूं आज तुम्हारे साथ? मुझे भी तो देखना है कि तुम अपनी कंपनी में ऐसा क्या करते हो कि दिन भर इतना सड़ा हुआ मुंह बना कर रखते हो। प्लीज़, मुझे भी जाना है। अभयराज ने उसे एक बहुत ही तीखी और सख्त नज़र से घूरा। उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा ऑफिस कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ। ये कहकर अभयराज मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। नैना ने तुरंत मुंह फुला लिया और पैर पटकते हुए पीछे से बड़बड़ाई, खड़ूस, खुद तो दिन भर लोगों को डराता है, मुझे भी घर में बोर होने के लिए छोड़ दिया। अभयराज हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंचा, फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और दरवाजे के पास से ही अपनी कड़क आवाज़ में बोला, चलो, लेकिन याद रखना, वहाँ मेरी बीवी बनकर नहीं, मेरी सेक्रेटरी बनकर रहोगी, और कोई फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे ऑफिस में। यह सुनते ही नैना का मुंह, जो अभी तक गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, वो खुशी से खिल उठा। यस, थैंक यू बॉस। नैना खुशी से उछली और भागते हुए उसके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चली गई। जब अभयराज की काली गाड़ियों का काफिला कंपनी की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुका तो अंदर के सारे एम्प्लॉयज बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। वहाँ पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया था। लेकिन आज जैसे ही अभयराज कार से बाहर निकला, कंपनी के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका खूंखार और बेरहम बॉस, जो आज तक सिर्फ काले और डार्क कपड़ों में दिखता था, आज एक बहुत ही फ्रेश और ब्राइट ब्लू शर्ट पहन कर आया था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके ठीक पीछे पीछे एक बहुत ही चुलबुली सी लड़की हाथ में एक डायरी लिए हुए बहुत बड़े से चारों तरफ देखती हुई आ रही थी। सनी, असली सेक्रेटरी, भाग कर आया। गुड मॉर्निंग बॉस। फिर उसकी नज़र नैना पर पड़ी। नैना ने सनी को आँख मारते हुए धीरे से कहा, आज से मैं बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तुम आज छुट्टी मनाओ सनी भाई।
सनी तो खुशी से साइड हो गया कि चलो आज बॉस की डांट और गुस्से से जान बची। अभयराज अपने शानदार केबिन में गया। नैना भी पीछे पीछे अंदर आ गई। जैसे ही अभयराज अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, नैना उससे पहले जाकर उस बड़ी सी बॉस वाले लेदर चेयर पर आराम से बैठ गई और गोल गोल घूमने लगी। अभयराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे घूरा। नैना तुरंत समझ गई कि गब्बर को गुस्सा आ रहा है। वो झटके से उठी और एक नकली सी स्माइल देते हुए बोली, अरे मैं तो बस चेक कर रही थी कि कुर्सी कंफर्टेबल है या नहीं। लाओ बताओ तुम्हारी सेक्रेटरी को क्या काम करना है। अभयराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक फाइल खोली और बिना नैना की तरफ देखे कहा, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि चुपचाप उस सोफे पर जाकर बैठ जाओ, अपना फ़ोन चलाओ और मुझे काम करने दो, एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, बोरिंग बॉस, और जाकर सोफे पर बैठ गई। दोपहर को एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। शहर के कुछ बहुत बड़े और अमीर इन्वेस्टर्स केबिन में बैठे थे। अभयराज पूरे माफिया वाले एटीट्यूड में उन्हें डील समझा रहा था। तभी नैना जी से सोफे पर बैठे बैठे बहुत बोरियत हो रही थी। वह उठी और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाकर उन इन्वेस्टर्स के सामने रखने लगी। नैना ने बहुत ही क्यूट से स्माइल के साथ एक इन्वेस्टर के सामने कॉफ़ी का कप रखा। वो इन्वेस्टर जो अभयराज की बीवी को नहीं जानता था और नैना को एक सेक्रेटरी समझकर उसे बहुत ही अजीब और गंदी नज़रों से घूरने लगा। उसने जानबूझकर कॉफ़ी का कप लेते वक्त नैना के हाथ को छूने की कोशिश की। नैना ने झटके से अपना हाथ पीछे किया, लेकिन इससे पहले कि नैना कुछ बोलती, अभयराज की तेज और खौफनाक नज़र ने वो सब देख लिया था। उस इन्वेस्टर की उस हरकत ने अभयराज के अंदर के उस सोए हुए खुखार जानवर को एक सेकेंड में जगा दिया था। अभयराज ने अपना मजबूत हाथ टेबल पर इतनी जोर से मारा कि टेबल पर रखे सारे कॉफ़ी के कप उछल गए। पूरे केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अभयराज अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो चलकर उस इन्वेस्टर के पास आया, उसकी कुर्सी को पीछे से पकड़ा और अपनी भारी ठंडी और जानलेवा आवाज़ में उसके कान के पास झुक कर बोला, तुम्हारी ये नज़रें पेपर्स पर होनी चाहिए मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी पर नहीं। अगर तुम्हारी आंखें गलती से भी दोबारा उस पर उठी तो मैं डील बाद में कैंसिल करूँगा। पहले तुम्हारी ये आंखें निकाल कर तुम्हें हाथ में रख दूँगा। वो इन्वेस्टर डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसकी तो जैसे सांसें अटक गई थी। सॉरी सर, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। नैना पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। अभयराज का वो गुस्सा, उसका वो अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव होना नैना के दिल को अंदर तक छू गया। वो बाहर से जितना खड़ूस बनता था, अंदर से वो नैना के लिए उतना ही ज़्यादा पजेसिव हो चुका था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग डर के मारे भाग गए। केबिन में फिर से सन्नाटा हो गया। अभयराज अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद जब अभयराज ने लैपटॉप से नज़र हटाकर सोफे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर जो हमेशा शक्ति रहती थी वो एक पल में गायब हो गई। नैना सोफे पर बैठी बैठी ही गहरी नींद में सो गई थी। उसका सिर काउच के किनारे पर टिका हुआ था और उसका मासूम सा चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभयराज चुपचाप अपनी कुर्सी से उठा। उसने देखा कि केबिन का एसी बहुत तेज चल रहा है और नैना ठंड से थोड़ा सिकुड़ रही है। अभयराज ने अपना वो महंगा कोट उतारा, बिल्कुल दबे पांव नैना के पास गया और बहुत ही नरमी से अपना कोट नैना के ऊपर उड़ा दिया। अभयराज कुछ पल तक वहीं झुककर नैना के सोते हुए चेहरे को देखता रहा। उसके मन में आया कि वो नैना के माथे पर बिखरे हुए बालों को हटाए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया भी, लेकिन फिर अपने उसूलों और अपने उस खड़ूस इमेज को याद करके उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। 2 घंटे बाद जब नैना की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अभयराज के कोट में लिपटी हुई है। कोट से अभयराज के परफ्यूम की वो कड़क और नशीली खुशबू आ रही थी। नैना ने सामने देखा। अभयराज बिल्कुल उसी सीरियस और खड़ूस शक्ल के साथ काम कर रहा था, लेकिन टेबल पर नैना की फेवरेट एक्स्ट्रा चीज़ वाली पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी रखी हुई थी। नैना समझ गई थी कि यह गब्बर सिंह बाहर से चाहे जितना मर्जी खड़ूस और पत्थर दिल बनने का नाटक कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस क्रेजी लड़की से बेइंतहा प्यार करने लगा है। नैना ने कोट को खुद से और भी कस कर लपेट लिया
और पिज्ज़ा का स्लाइस उठाते हुए एक बहुत ही प्यारी और सच्ची स्माइल दी। थैंक यू मेरे क्यूट गब्बर, नैना ने धीरे से कहा। अभय राज ने लैपटॉप से नज़रें नहीं हटाई, लेकिन उसके होठों के किनारे पर आई वो हल्की सी मुस्कान बता रही थी कि वो भी अब इस रिश्ते में अपनी हार खुशी खुशी मान चुका है। नैना की आंखों के आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उनकी जगह एक खौफनाक आग ने ले ली थी। उसके अंदर का वो सारा दुख, वो टूटन, अब एक ऐसे भयंकर गुस्से में बदल गई थी जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। बिना एक सेकंड भी सोचे नैना एक घायल शेरनी की तरह रोहन पर झपटी। उसने अपनी दोनों आंखों में खून उतारते हुए रोहन की गर्दन को अपने दोनों हाथों से इतनी जोर से दबोच लिया कि रोहन की आंखें बाहर की तरफ आने लगी। तू मेरी रिया को मारा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दरिंदे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नैना पूरी ताकत से चीख रही थी। उसकी उंगलियों के नाखून रोहन की गर्दन में धंस गए थे और रोहन का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रोहन ने नैना को धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैना के अंदर उस वक्त जैसे कोई अलौकिक ताकत आ गई थी। सुरेश वंसल, नैना का चाचा डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, अरे कोई इसे पकड़ो, यह पागल लड़की मेरे बेटे को मार डालेगी। तभी हॉल के बाहर से रोहन के 4-5 हट्टे कट्टे और खुखार गुंडे अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि नैना रोहन की जान लेने पर तुली है। उन गुंडों ने बिना कोई रहम खाए नैना को पीछे से दबोच लिया। नैना पागलों की तरह अपने हाथ पर मार रही थी, चीख रही थी, लेकिन वो उन भारी भरकम आदमियों की ताकत के आगे बेबस हो गई। उन्होंने नैना को घसीटकर रोहन से दूर कर दिया। रोहन खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो अपनी गर्दन सहला रहा था, जहां नैना के नाखूनों के गहरे निशान बन गए थे और खून रिस रहा था। सांस वापस आते ही रोहन की आंखों में एक भयानक और शैतानी गुस्सा आ गया। वो झटके से उठा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नैना के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मारा। चट्टाक, आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। नैना का सिर झटके से घूमा और वो सीधा दूर जाकर मार्बल के ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। उसके होठों का कोना फट गया था और वहाँ से खून की एक मोटी धार रिसने लगी। उसका सिर फर्श से टकराने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उठने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाती, रोहन ने आगे बढ़कर उसके पेट में बहुत ही बेदर्दी से एक जोरदार लात मारी। नैना के मुंह से दर्द की एक दर्दनाक कराह निकल गई और वहीं पेट पकड़कर सिकुड़ गई। उसे खांसी आने लगी और खांसते हुए उसके मुंह से थोड़ा सा खून फर्श पर गिर गया। वो सच में बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। रोहन वहीं नहीं रुका। उसने झुककर नैना के बालों को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बहुत ही घटिया तरीके से चिल्लाया, तू है क्या नैना? औकात क्या है तेरी? हाँ, एक गुलाम, एक बिकाऊ चीज़ जिसे हमने अपने कर्ज के बदले उस डॉन के बिस्तर पर फेंक दिया। तुझे क्या लगता है वो माफिया किंग तुझसे प्यार करता है? तो उसके लिए सिर पे खिलौना है, और जब उसका मन भर जाएगा तो वो भी तुझे ऐसे ही लात मार कर निकाल देगा। नैना की आधी खुली हुई आंखें अभी भी नफरत से रोहन को घूर रही थी। रोहन ने अपनी गंदी और हवस भरी नज़रों से नैना को घूरते हुए कहा, तुझे बड़ा घमंड था ना अपनी इस खूबसूरती पर? आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। आज मैं तेरे साथ भी वही करूंगा जो मैंने उस नौकरानी रिया के साथ किया था। फिर देखती हूँ तेरा वो गब्बर पति तुझे अपनाने लायक समझता है या नहीं। नैना के अंदर अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। दर्द, खून और रिया की मौत के सदमे ने उसे पूरी तरह से बेजान कर दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बस अभय राज को पुकार रही थी। तभी बंसल हाउस के बाहर एक बहुत ही भयानक और तेज ब्रेक लगने की आवाज़ आई। पूरे हॉल का तापमान जैसे अचानक से गिर गया। एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा वहाँ छा गया, जिसे सिर्फ भारी और मजबूत बूटों की कदमों की आवाज़ चीर रही थी। हॉल के दरवाजे पर वो खड़ा था, अभय राज सिंह, शहर का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार और बेरहम अंडरवर्ल्ड डॉन। उसकी आंखें जो हमेशा एक डरावनी शांति से भरी रहती थी, आज उनमें एक ऐसा बवंडर, ऐसा खूनी मंजर नाच रहा था जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए।
उसने कोई हथियार नहीं निकाला था, कुछ बोला नहीं था। वो बस वहाँ दरवाजे पर एक साए की तरह खड़ा था। रोहन के गुंडों ने जैसे ही अभयराज को देखा, उनके हाथ पैर सून पड़ गए। उनके हाथों से हथियार खुद ब खुद छूटकर जमीन पर गिरने लगे। सुरेश बंसल की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। वो पसीने से नहा गया और सोफे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। रोहन, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अभयराज को देखते ही उसका सारा नशा और घमंड हवा हो गया। उसके पैर ऐसे कांपने लगे जैसे वो किसी भूकंप के बीच खड़ा हो। उसने घबराहट में नैना के बालों को छोड़ दिया और हकलाते हुए पीछे हटने लगा। अभयराज सर, मेरी बात सुनिए। ये सब। रोहन के मुंह से डर के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभयराज ने रोहन की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उसकी वो खौफनाक और लाल आंखें सिर्फ और सिर्फ फर्श पर पड़ी नैना पर टिकी थी। खून से लथपथ बेजान सी पड़ी नैना, उसका फटा हुआ होठ, उसके बिखरे हुए बाल और ज़मीन पर गिरा हुआ उसका खून देखकर अभयराज के अंदर का इंसान जैसे हमेशा के लिए मर गया और एक खुखार दरिंदा पूरी तरह से आज़ाद हो गया। अभयराज बिल्कुल खामोशी से भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा। वो रोहन या गुंडों पर नहीं चिल्लाया, उसने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे चलता हुआ नैना के पास आया और अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। नैना, जो दर्द से अपनी आंखें बंद किए हुए थी, उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वो परफ्यूम की कड़क खुशबू, वो गर्माहट। नैना जानती थी कि ये कौन है। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी सूजी हुई और आंसुओं से भरी आंखें खोली। सामने अभयराज था, वो गब्बर सिंह जिससे वो हमेशा लड़ती थी। आज उसे देखकर नैना को वैसा लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई जान वापस मिल गई हो। अभयराज ने अपने कांपते हुए फौलादी हाथों से बहुत ही नरमी से, जैसे कोई बहुत कीमती कांच का टुकड़ा उठा रहा हो, नैना को फर्श से उठाया और अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। नैना का सिर अभयराज के चौड़े सीने पर टिक गया। नैना ने अपने कांपते हुए खून से सने हाथ से अभयराज की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अभय, मेरी रिया, इन्होंने मेरी रिया को मार दिया। अभय, वो बहुत दर्द में थी। नैना हिचकियाँ लेते हुए रो रही थी। उसका वो चुलबुला और बेखौफ चेहरा आज पूरी तरह से टूट चुका था। इन्हें मार दो प्लीज, इन्हें। अभयराज की आंखों में नैना का दर्द देखकर खून उतर आया था, लेकिन उसने नैना के सामने खुद को शांत रखा। उसने बहुत ही प्यार और केयर के साथ नैना का सिर अपने सीने में छुपा लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर बुरी नज़र और तकलीफ से बचाना चाहता हो। उसने अपना बड़ा और गर्म हाथ नैना के सिर पर रखा और उसे सहलाते हुए बहुत ही भारी लेकिन बेहद नरम आवाज़ में फुसफुसाया, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ बेबी गर्ल। अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, कोई तुम्हें दर्द नहीं देगा। तुम्हारा हैंडसम आ गया है। अभयराज के सीने की वो गर्माहट, उसकी वो धड़कनें और उसका वो बेबी गर्ल कहना नैना को उस पल इतना सुकून दे गया कि उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया। उसे अब किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपने सबसे महफूज ठिकाने पर थी। अभयराज के सीने से लगे लगे ही नैना की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो दर्द और थकान की वजह से उसी की बाहों में पूरी तरह से बेहोश हो गई। अभयराज ने देखा कि नैना उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी है। उसने नैना को बहुत मजबूती से अपनी गोद में उठाया और खड़ा हो गया। अब अभयराज ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और रोहन की तरफ देखा। वो सिर्फ एक नज़र थी, कोई गाली नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई धमकी नहीं, लेकिन उस एक नज़र में मौत का इतना खौफनाक और भयानक फरमान लिखा था कि रोहन वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी पैंट गीली हो गई। वो हाथ जोड़कर रोने लगा, लेकिन वो जानता था कि अब उसकी मौत निश्चित है और वो मौत बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। अभयराज अपनी बाहों में नैना को उठाए हुए बिना एक शब्द कहे उस घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी ब्लैक एसयूवी के पास सनी और बाकी खुखार गार्ड्स खड़े थे। सनी भी नैना की यह हालत देखकर सन्न रह गया था।
अभय राज ने कार का पिछला दरवाजा खुलवाया और बहुत ही हिफाजत से नैना को कार की सीट पर लिटा दिया। उसने अपना कोट उतारा और नैना के ऊपर उड़ा दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर अभय राज ने कार का दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर सनी की तरफ देखा। सनी, अभय राज की आवाज़ अब इतनी सर्द और खौफनाक थी कि आसपास की हवा भी जम जाए। नैना को अभी के अभी शहर के सबसे बेस्ट अस्पताल लेकर जाओ। इसकी हिफाजत के लिए पूरा अस्पताल सील कर दो। अगर इसे खरोच भी आई या इसे किसी भी बात की तकलीफ हुई तो तू जानता है मैं क्या करूँगा। सनी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैडम को अपनी जान पर खेल कर महफूज रखूँगा। लेकिन आप? अभय राज ने अपनी आस्तीनें ऊपर मोड़ते हुए बंसल हाउस के दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा शैतान सवार था जो आज उस घर की ईंट से ईंट बजाने वाला था। मुझे कुछ अधूरा हिसाब चुकता करना है सनी। अभय राज ने अपनी गन निकालते हुए बहुत ही बेरहम आवाज में कहा। आज इस घर में वो चीखें गूंजेगी जो उस मासूम रिया की चीखों से 1000 गुना ज़्यादा दर्दनाक होगी। आज मैं इस रोहन को बताऊंगा कि अभय राज सिंह की बेबी गर्ल को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। सनी ने बिना कुछ कहे तुरंत कार स्टार्ट की और नैना को लेकर अस्पताल की तरफ तेजी से निकल गया और पीछे उस सन्नाटे से भरे बंसल हाउस में अभय राज सिंह मौत का देवता बनकर अंदर दाखिल हो गया। आज उस घर से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला था। बंसल हाउस का वो बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा एक बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ अंदर से बंद हो गया। हॉल के अंदर अब कोई बाहर का इंसान नहीं आ सकता था और अंदर मौजूद कोई भी दरिंदा अब बाहर जिंदा नहीं जा सकता था। अभय राज सिंह ने अपनी गन वापस अपनी कमर में खोस ली। आज उसे गोलियों से मौत बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज वो अपने नंगे हाथों से मौत का वो खौफनाक खेल खेलने वाला था जिसकी गूंज जनरल वर्ड्स की दीवारों में सालों तक सुनाई देने वाली थी। सुरेश बंसल और रोहन के गुंडों ने जब देखा कि अभय राज अकेला है और निहत्था है तो वो अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में चाकू और लोहे की रोड के साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक भूखे और खुखार शेर पर वार कर रहे थे। अभय राज ने पलक झपकने से भी तेज रफ्तार में पहले गुंडों का हाथ हवा में ही मरोड़ दिया। हड्डी टूटने की कड़क आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। अभय राज ने उसी गुंडे के हाथ से रॉड छीनी और एक ही झटके में उसके घुटनों और जबड़े को चकनाचूर कर दिया। अगले 2 मिनटों में पूरा हॉल उन गुंडों की दर्दनाक चीखों और खून की छींटों से भर गया। अभय राज ने किसी को भी आसानी से मरने नहीं दिया। उसने हर एक गुंडे की हड्डियां तोड़ी और उन्हें तड़पने के लिए फर्श पर छोड़ दिया। अब उस खून से सने हॉल में सिर्फ 3 लोग खड़े थे, अभय राज और खौफ से कांपते हुए बाप बेटे सुरेश और रोहन बंसल। सुरेश बंसल अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपने ही सगे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभय राज सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नैना को हाथ भी नहीं लगाया। ये सब इस रोहन ने किया है। इसने उस नौकरानी को मारा और नैना पर हाथ उठाया। आप इसे जो चाहे सजा दीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए। रोहन ने फटी हुई आंखों से अपने बाप को देखा। अभय राज के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलकर सुरेश के पास आया। तूने उसे हाथ नहीं लगाया सुरेश, अभय राज ने बहुत ही सख्त आवाज में कहा, लेकिन वो तेरी जिम्मेदारी थी। तूने उसे बेचकर अपनी जान बचाई और फिर उसी पर जुल्म होने दिया। गद्दारों के लिए मेरे पास कोई रहम नहीं है। बिना 1 सेकेंड भी गवाए अभय राज ने पास पड़ी एक भारी कांच की टेबल उठाई और उसे सीधे सुरेश बंसल के दोनों पैरों पर दे मारी। सुरेश की चीख से आसमान दहल गया। उसके दोनों पैर बुरी तरह से कुचल चुके थे। अभय राज ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी जिससे सुरेश वहीं बेहोश हो गया। अब अभय राज धीरे धीरे मुड़ा और उसकी वो खूनी आंखें रोहन पर जाकर टिक गई। रोहन पसीने से नहा चुका था। वो पीछे घिसकते घिसकते दीवार से जा टकराया। अभय राज ने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर मोड़ी और बिल्कुल किसी खामोश तूफान की तरह रोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया। तूने नैना को क्या कहा था?
अभय राज ने बहुत ही शांत लेकिन रोंगटे खड़ देने वाली आवाज़ में पूछा कि वो मेरी गुलाम है, एक बिकाऊ चीज़, और तू उसके साथ भी वही करेगा जो तूने रिया के साथ किया। रोहन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानवर बन गया था, मुझे छोड़ दो। जानवर तो अब तू देखेगा रोहन। अभय राज ने एक ही झटके में रोहन के कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसने रोहन को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। रोहन के मुंह से खून निकल आया। अभय राज ने रोहन का दायां हाथ पकड़ा, वही हाथ जिससे उसने नैना के बाल खींचे थे और रिया का गला दबाया था। इन्हीं हाथों से तूने मेरी बेबी गर्ल को छुआ था ना। अभय राज ने रोहन के हाथ की उंगलियों को एक एक करके पीछे की तरफ मोड़ना शुरू किया। कड़क कड़क उंगलियों की हड्डियां टूटने की आवाज़ और रोहन की वो दर्दनाक चीखें किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान की जान निकाल दे। अभय राज ने उसका पूरा पंजा कुचल कर रख दिया। तूने उस बेचारी रिया की इज्जत लूटी और उसका गला दबाया क्योंकि वो खुद को बचा नहीं सकती थी। अभय राज की आंखों में अब नैना के वो आंसू और रिया का वो दर्द तैर रहा था। अभय राज ने फर्श पर पड़ी एक मोटी लोहे की रॉड उठाई और उसे पूरी ताकत से रोहन के दोनों घुटनों पर मारना शुरू किया। रोहन की हड्डियां चकनाचूर हो रही थी। वह भागना तो दूर, रेंगने लायक भी नहीं बचा था। रोहन तड़पते हुए अभय राज के पैरों में गिर गया और खून थूकते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे मार डालो और दर्द मत दो, मार दो मुझे। अभय राज ने रॉड फेंक दी और झुककर रोहन के बालों को वैसे ही पकड़ा जैसे उसने नैना के पकड़े थे। माफिया का एक उसूल होता है रोहन। अभय राज ने अपनी खौफनाक हंसी के साथ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हम मौत की भीख इतनी आसानी से नहीं देते, हम पहले तड़पाते हैं। अभय राज ने अपनी कमर से वो तेज धार वाला हंटिंग नाइफ निकाला और बिना कोई रहम खाए उसे रोहन के पेट में उतार दिया, लेकिन किसी भी जरूरी अंग को बचाते हुए ताकि वो तुरंत ना मरे। अभय राज ने चाकू वापस खींचा और उसे वहीं खून के तालाब में तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। तेरा और तेरे बाप का यह खून का एक एक कतरा उस मासूम रिया की मौत का हिसाब है और मेरी नैना के एक एक आंसू की कीमत तेरी यह तड़पती हुई मौत है। अभय राज ने मुड़कर उस खून से सने हॉल को देखा और भारी कदमों से उस नरक बन चुके घर से बाहर निकल गया। शहर के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल की पूरी वीआईपी विंग को अभय राज के गार्ड्स ने छानवी में बदल दिया था। काले कोट और चश्मे पहने खुखार गार्ड्स हर कोने पर तैनात थे। अस्पताल का स्टाफ भी डर के मारे कांप रहा था। तभी अस्पताल के मेन गेट से अभय राज अंदर दाखिल हुआ। उसकी सफ़ेद शर्ट अब पूरी तरह से रोहन और उन गुंडों के खून से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर खून के छींटे थे। वो बिल्कुल किसी खूनी दरिंदे जैसा लग रहा था। सनी भागकर उसके पास आया। बॉस, सनी ने कहा, नैना कैसी है? अभय राज की आवाज़ में अब वो खौफनाक गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी और फिक्र थी। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर दिया है बॉस, मैडम को काफ़ी चोटें आई है, उनके होठ पर टाँके लगे हैं और पेड़ पर काफ़ी गहरे निशान हैं। वो खतरे से बाहर है, लेकिन शव की वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा है। वो अभी सो रही है। अभय राज ने वीआईपी रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे उसने दरवाजे की कांच में अपना अक्स देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसने अपने उन हाथों को देखा जिनसे उसने अभी अभी कई लोगों की हड्डियां तोड़ी थी। नहीं, मेरी नैना मुझे इस रूप में नहीं देख सकती। वो पहले ही बहुत डरी हुई है, मैं उसे और खौफ नहीं दे सकता। अभय राज तुरंत मुड़ा और पास के वॉशरूम में चला गया। उसने अपनी वो खून से सनी शर्ट उतारकर फेंक दी। उसने नल चालू किया और पागलों की तरह अपने चेहरे और हाथों से उन खून को रगड़ रगड़ कर धोने लगा। वह तब तक खुद को साफ करता रहा जब तक खून का एक भी कतरा उसके शरीर पर बाकी नहीं रह गया। सनी ने उसे एक साफ ब्लैक टी शर्ट लाकर दी। टी शर्ट पहनने के बाद अभय राज ने गहरी सांस ली और बहुत ही दबे पांव खामोशी से नैना के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाज़ आ रही थी। नैना बेड पर लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर कई खरोंचें थी। उसके होठ के किनारे पर पट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ में ड्रिप लगी थी।
उसका वो चुलबुलापन, वो बकबक, सब कुछ आज इस सन्नाटे में खो गया था। शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वो खूंखार डॉन आज इस एक लड़की की हालत देखकर अंदर से टूट रहा था। अभयराज धीरे से बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। उसने बहुत ही नरमी से अपने फौलादी हाथों में नैना के उस छोटे और नाजुक से हाथ को थाम लिया जिसमें ड्रीप की सुई नहीं लगी थी। अभयराज ने नैना के हाथ को अपने माथे से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे माफ़ कर देना नैना, अभयराज ने बहुत ही रूंधी हुई और इमोशनल आवाज़ में फुसफुसाया। मैं तुम्हारा वो रक्षक नहीं बन पाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें उस दरिंदे के पास अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद यह अभयराज सिंह अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। दुनिया की कोई भी आफत, कोई भी बुराई तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराएगी। तभी नैना की उंगलियों से हल्की सी हरकत हुई। दवाइयों के असर से नैना की पलकें धीरे धीरे खुली। कमरे की हल्की रोशनी में उसे अपने सामने एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। जब उसकी नज़र साफ हुई तो उसने देखा कि वो इंसान जिससे वो हमेशा लड़ती थी, जिसे वो खड़ूस गब्बर कहती थी, वो आज उसका हाथ थामे उसकी फिक्र में सिर झुकाए बैठा है। नैना के गले में बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही कमज़ोर और धीमी आवाज़ में उसे पुकारा, हैंडसम गब्बर। यह आवाज़ सुनते ही अभयराज ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखों में नैना को होश में देखकर जो सुकून था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अभयराज तुरंत नैना के चेहरे के करीब झुका। उसने अपने बड़े और गर्म हाथ से बहुत ही प्यार से नैना के माथे को सहलाया। मैं यही हूँ बेबी गर्ल, अभयराज ने बहुत ही भारी लेकिन मीठी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक है। नैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। रिया की मौत का दर्द अभी भी उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था, लेकिन अभयराज के इस स्पर्श और उसकी इस केयर ने नैना को एहसास दिला दिया कि अब वो अकेली नहीं है। उसका एक खामोश और खुखार माफिया डॉन अब पूरी तरह से उसका अपना हो चुका था। नैना ने अपने कमज़ोर हाथ से अभयराज की उंगली को कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाना, नैना ने रोते हुए फुसफुसाया। कभी नहीं। अभयराज ने नैना के माथे पर एक बहुत ही गहरा, सुकून भरा और प्यार भरा किस किया। चाहे यह दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारा गब्बर अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। अभयराज के सीने की गर्माहट और उसकी उस फौलादी मौजूदगी ने नैना को वो सुकून मिला जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने अभयराज की उंगली को अपनी मुट्ठी में थामे रखा और उसी महफूज एहसास के साथ वो वापस एक गहरी और सुकून भरी नींद में सो गई। अस्पताल के उस वीआईपी कमरे में वक्त जैसे ठहर सा गया था। शहर का वो माफिया डॉन जिसके एक इशारे पर गोलियां चल जाती थी, वो आज अपने सारे काम, सारी मीटिंग्स छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नैना के पास बैठा रहता था। नैना धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन रिया की मौत का सदमा उसके दिमाग में बहुत गहराई तक बैठ गया था। जब भी वो सोते उसे रोहन का वो खौफनाक चेहरा और रिया की चीखें सुनाई देती थी। वो नींद में ही बुरी तरह कांपने लगती थी और पसीने से भीगकर झटके से उठ बैठती। ऐसे हर पल में अभयराज उसे एक सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। जैसे ही नैना डर कर उठती, अभयराज तुरंत उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लेता। वो नैना के सिर को अपने चौड़े सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाता और बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उसे लोरी जैसी आवाज़ में फुसफुसा कर कहता, मैं यहाँ हूँ नैना, तुम्हारा गब्बर यहीं है, कोई तुम्हें नहीं छुएगा। अभयराज की वो दिल की धड़कनें और उसका वो सुकून भरा स्पर्श नैना को वापस एक महफूज नींद में सुला देता। अभयराज ने नैना को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जब नैना मुंह बनाती कि उसे अस्पताल का वो उबला हुआ खाना नहीं खाना, तो अभयराज उसे डांटने के बजाय बहुत ही प्यार से समझाता और जीत करके उसे सूप पिलाता। नैना की दवाइयों से लेकर उसके उठने बैठने तक अभयराज ने एक रक्षक की तरह उसका पूरा ख्याल रखा। उसकी इस केयर ने नैना के दिल में अभयराज के लिए कैसा प्यार भर दिया था जिसकी कोई हद नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद नैना शारीरिक रूप से ठीक हो गई थी और वो लोग हवेली वापस आ गए थे।
लेकिन अभयराज जानता था कि नैना अंदर से अभी भी रिया की मौत के गिल्ट में जल रही है। एक दिन सुबह सुबह अभयराज नैना को लेकर शहर के बाहर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सी जगह पर गया। वहाँ हरियाली थी और सफ़ेद संगमरमर की एक कब्र थी और रिया की कब्र थी, जिसे अभयराज ने बहुत ही सम्मान के साथ बनवाया था। कब्र को देखते ही नैना के अंदर का वो दबा हुआ दर्द एक बार फिर से फूट पड़ा। वो भागकर कब्र के पास गई और घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रिया, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। नैना रोते हुए उस ठंडे पत्थर को सहला रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे उस नरक में छोड़ कर आ गई। अगर मैं तुझे अपने साथ ले आती तो आज तू जिंदा होती। मैं बहुत बुरी हूँ रिया, मेरी वजह से तेरी जान गई। नैना गिल्ड से पूरी तरह टूट रही थी। वो खुद को रिया की मौत का कसूरवार मान रही थी। तभी अभयराज पीछे से आया। उसने बहुत ही मजबूती लेकिन प्यार से नैना के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे खड़ा किया। अभयराज ने नैना के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा, नैना, मेरी आंखों में देखो। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने वो शादी सिर्फ और सिर्फ रिया की जान बचाने के लिए की थी। तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया। वो दरिंदे थे और उन्होंने जो किया उसकी सज़ा मैंने उन्हें दे दी है। रिया जानती थी कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। अगर तुम खुद को ऐसे सज़ा दोगी तो क्या रिया को ऊपर सुकून मिलेगा? अभयराज की वो बातें नैना के दिल के उस घाव पर मरहम की तरह लगी। नैना ने एक लंबी सांस ली और वो रोते हुए अभयराज के सीने से लग गई। उसने अभयराज को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू हैंडसम, हर चीज़ के लिए थैंक यू। नैना ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद कभी इस दर्द से बाहर नहीं आ पाती। तुमने मुझे और मेरे इस टूटे हुए दिल को संभाल लिया। अभयराज ने बहुत ही शिद्दत और गहराई से नैना के माथे को चूमा। उसका वो किस नैना के लिए किसी जादू से कम नहीं था, जिसने उसके अंदर के उस भारी गिल्ट को हमेशा के लिए पिघला दिया। वक्त बीतता गया। दर्द पूरी तरह तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन नैना ने अब उस दर्द के साथ जीना सीख लिया था। कुछ महीनों बाद नैना एक बार फिर रिया की कब्र पर गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो खौफनाक आंसू नहीं थे। इस बार उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी स्माइल थी, क्योंकि वो जानती थी कि रिया भी उसे हमेशा हंसते हुए ही देखना चाहती थी। उस दिन जब वो हवेली वापस लौटी तो उसका दिल अभयराज के प्यार से इस कदर भरा हुआ था कि वो बस उड़कर उसके पास जाना चाहती थी। हवेली के बड़े से स्टडी रूम में अभयराज बैठा हुआ था। लैपटॉप खुला था और वो जूम मीटिंग पर अंडरवर्ड्स के कुछ बहुत ही बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बॉस लोगों के साथ एक सीरियस डील फाइनल कर रहा था। स्क्रीन पर कई सारे खूंखार और सीरियस चेहरों वाले लोग जुड़े हुए थे। नैना दबे पांव स्टडी रूम में घुसी। अभयराज मीटिंग में इतना बिजी था कि उसने नैना पर ध्यान नहीं दिया। नैना सीधे चलती हुई अभयराज की कुर्सी के पास आई। अभयराज ने एक नज़र उसे देखा और इशारा किया कि वो मीटिंग में है, इसीलिए अभी बात नहीं कर सकता। लेकिन नैना आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। उसके अंदर का वो पुराना क्रेजी और पागलपन वाला अवतार वापस आ चुका था और उसमें अब बेइंतहा रोमांच भी जुड़ गया था। नैना ने बिना एक भी सेकंड सोचे अभयराज की कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखा और एक ही झटके में अभयराज की गोद में जाकर बैठ गई। अभयराज एकदम से शॉक रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। लैपटॉप के स्क्रीन पर जुड़े वो सारे इंटरनेशनल अंडरवर्ड्स डॉन भी ये नज़ारा देखकर सन्न रह गए कि आखिर ये लड़की कौन है जो इस खुखार माफिया किंग की गोद में ऐसे बैठ गई। इससे पहले कि अभयराज कुछ बोलता या नैना को हटाता, नैना ने अपने दोनों हाथ अभयराज की गर्दन में डाले, उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही जुनूनी और बेकाबू तरीके से अभयराज के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो किस इतना अचानक और इतना पैशनेट था कि अभयराज का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया।
जो मीटिंग में जुड़े सारे लोग अपने स्क्रीन घूर रहे थे। कुछ ने तो शर्म से अपनी आंखें ही फेर ली। अभयराज ने हड़बड़ाते हुए नैना की कमर को पकड़ा और लैपटॉप की तरफ इशारा करने की कोशिश की। नैना, मीटिंग। लेकिन नैना ने एक बहुत ही शैतानी सी स्माइल दी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और जूम मीटिंग वाले उस लैपटॉप के स्क्रीन को खटाक से बंद कर दिया। उसने उस महंगे लैपटॉप को उठाकर सोफे की तरफ फेंक दिया। भाड़ में गई मीटिंग। नैना ने अभयराज की आंखों में उस नशीले प्यार से देखते हुए कहा। नैना ने तुरंत अपने हाथों को अभयराज की शर्ट के बटनों पर रखा और एक एक करके उसके ऊपर के बटन खोलने लगी। अभयराज, जो हमेशा खुद को कंट्रोल में रखता था, नैना की इस बेबाक और बोल्ड अंदाज को देखकर उसका भी सारा कंट्रोल आज टूट गया। जैसे ही अभयराज की शर्ट के बटन खुले और उसका वो मजबूत सीना सामने आया, नैना ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब किया और एक बार फिर से उसके होठों को बहुत ही गहराई से चूम लिया। इस बार अभयराज ने कोई रुकावट नहीं डाली। उसने भी नैना की पतली कमर को अपने फौलादी हाथों से कस कर जकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। उनका वो किस अब एक बहुत ही गहरे, गर्म और बेकाबू रोमांस में बदल चुका था। नैना की उंगलियां अभयराज के बालों में उलझी हुई थी और अभयराज की सांसें नैना के उस प्यार भरे स्पर्श से तेज हो गई थी। उस शांत और सीरियस स्टडी रूम का माहौल अब पूरी तरह से गर्मा गया था। तुम सच में एक पागल आफत हो नैना, अभयराज ने किस तोड़ते हुए, हाँफते हुए और एक बहुत ही नशीली स्माइल के साथ नैना के कानों में फुसफुसाया। और यह आफत अब जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, गब्बर सिंह। नैना ने आंख मारते हुए जवाब दिया और एक बार फिर से खुद को अभयराज की उन मजबूत बाहों और उस बेइंतहा प्यार में पूरी तरह से खो दिया। उस दिन के बाद उस खौफनाक हवेली में कभी कोई सन्नाटा नहीं रहा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नैना की हंसी, उसकी पागलपन थी और एक खुखार माफिया का वो मुकम्मल और जुनूनी प्यार बस गया था, जिसने नफरत से शुरू हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को जन्मों जन्मों के एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में बदल दिया था। वक्त किसी परिंदे की तरह उड़ गया और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अभयराज की वो डरावनी, खामोश और काले ग्रे रंगों वाली हवेली अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वहाँ खौफ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खिलखिलाहट की गूंज रहती थी। हवेली की दीवारों पर अब ब्राइट रंग थे और फर्श पर हथियारों की जगह ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने बिखरे रहते थे। और इस हवेली की नई बॉस अभयराज या नैना नहीं, बल्कि उनकी 4 साल की एक छोटी सी बेहद क्यूट और शैतान बेटी थी, रिया। नैना ने अपनी जान से प्यारी दोस्त को खो दिया था, लेकिन अभयराज ने उस दोस्त का नाम अपनी बेटी को देकर नैना के उस अधूरेपन को हमेशा के लिए भर दिया था। छोटी रिया बिल्कुल अपनी माँ नैना की तरह चुलबुली और बेखौफ थी, लेकिन उसका गुस्सा और आंखें बिल्कुल अपनी माफिया बाप अभयराज जैसी थी। दोपहर का वक्त था। हॉल के बीचों बीच छोटी रिया ने अपनी टी पार्टी लगाई हुई थी और उसके मेहमान कौन थे? अभयराज के वो खुखार बॉडीगार्ड्स और बेचारा सनी। काले कोट और चश्मे पहने हुए वो लंबे चौड़े गार्ड्स छोटे छोटे पिंक कलर के प्लास्टिक के कप हाथ में पकड़े हुए बहुत ही सीरियस होकर झूठी चाय पी रहे थे। अंकल, आप चाय ठीक से नहीं पी रहे हैं, स्माइल करो। छोटी रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बिल्कुल अभयराज के कड़क अंदाज में एक गार्ड को डांटा। गार्ड ने तुरंत अपनी भतीसी दिखाते हुए एक डरी सी स्माइल दी। अभयराज सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने ब्लैक ट्राउजर और डार्क ग्रे शर्ट पहनी हुई थी। वो अपनी बेटी को इस तरह पूरे अंडरवर्ल्ड्स के गुंडों पर हुक्म चलाते देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी नैना भी किचन से बाहर आई। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे। नैना ने रिया को देखा और फिर अभयराज की तरफ देखकर मुस्कुराई। नैना की आंखों में छोटी रिया को देखकर एक अजीब सी नमी आ गई थी। अभयराज तुरंत नैना के पास आया। उसने बहुत ही प्यार से पीछे से नैना की कमर में अपने दोनों हाथ डाले और उसे खुद से चिपका लिया। अभयराज ने अपना सिर नैना के कंधे पर टिकाया और धीरे से फुसफुसाया, क्या हुआ मेरी आफत? आंखों में आंसू क्यों? नैना ने अपना एक हाथ अभयराज के गाल पर रखा
और रिया की तरफ देखते हुए बहुत ही इमोशनल आवाज़ में कहा, कुछ नहीं गब्बर, बस अपनी बेटी को देखकर मुझे मेरी रिया की याद आ गई। थैंक यू अभय, हमारी बेटी को ये नाम देने के लिए। तुमने मेरी सहेली को हमेशा के लिए मेरे पास वापस ला दिया। अभयराज ने नैना की गर्दन पर एक बहुत ही सॉफ्ट और गर्म किस किया। उसकी सांसों से नैना के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम्हारी सहेली ऊपर से हमारी इस छोटी सी शैतान को देखकर जरूर मुस्कुरा रही होगी, अभयराज ने कहा और नैना को अपनी बाहों में और भी कस लिया। रात का वक्त हो चुका था। छोटी रिया पूरा दिन गार्ड्स की क्लास लगाने के बाद थक कर अपने कमरे में गहरी नींद सो चुकी थी। नैना अपने कमरे में आई। उसने साड़ी के पिन निकाले और आईने के सामने खड़े होकर अपने झुमके उतारने लगी। कमरे में सिर्फ एक बहुत ही हल्की डिम सी लाइट जल रही थी। तभी दरवाजे के लॉक होने की क्लिक आवाज़ आई। नैना ने आईने से पीछे देखा। अभयराज दरवाजे को लॉक करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए थे और उसकी उन गहरी नशीली आंखों में आज सिर्फ और सिर्फ एक बेकाबू रोमांस और प्यार नजर आ रही थी। अभयराज बिल्कुल खामोशी से नैना के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आईने में नैना की आंखों में देखा और अपने दोनों हाथ नैना की नंगी कमर पर रख दिए। अभयराज के हाथों की उस गर्माहट से नैना की सांसें तेज हो गई। अभयराज ने नैना के खुले बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। तुम आज भी मुझे वैसे ही पागल करती हो नैना, जैसे उस पहले दिन किया था जब तुम सीधे मेरी बाहों में आ गिरी थी। अभयराज की आवाज़ में एक बहुत ही गहरा, भारी और नशीला सा दर्द था। नैना ने पीछे मुड़कर अभयराज के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने अपनी वो नटखट और शैतानी स्माइल देते हुए कहा, सिर्फ पागल? मुझे तो लगा था कि मैंने शहर के सबसे बड़े खुखार माफिया को अपना परमानेंट गुलाम बना लिया है। अभयराज के होठों पर एक बहुत ही कातिलाना मुस्कान आ गई। तुम्हारी इस कैद से मुझे कभी आज़ाद होना भी नहीं है मेरी बेबी गर्ल। ये कहते ही अभयराज ने एक झटके में नैना को अपनी गोद में उठा लिया। नैना ने अपनी टांगें अभयराज की कमर के चारों तरफ लपेट ली और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। अभयराज ने नैना को आईने वाले ड्रेसर पर बैठाया और बिना एक भी सेकेंड गवाए अपने होठ नैना के होठों पर रख दिया। वो किस बहुत ही गहरा, जुनूनी और बेतहाशा प्यार से भरा हुआ था। सालों बीत जाने के बाद भी उनके बीच की वो आग, वो इंटेंसिटी जरा भी कम नहीं हुई थी। नैना ने अभयराज की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और वो भी इस किस में पूरी तरह से डूब गई। कमरे का वो सन्नाटा अब उनकी तेज सांसों और एक दूसरे के लिए उस बेइंतहा मोहब्बत की गवाही दे रहा था। अभयराज ने किस तोड़ते हुए नैना के माथे से माथा टिकाया और हाँफते हुए कहा, आई लव यू नैना, मेरी इस अंधेरी दुनिया को अपनी रोशनी से भरने के लिए। आई लव यू टू मेरे गब्बर सिंह। नैना ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को एक बार फिर से चूम लिया। एक लालची चाचा का धोखा, मौत की धमकी और एक ज़बरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट, जो कहानी एक खौफनाक सौदे से शुरू हुई थी, वो आज दुनिया के सबसे खूबसूरत परिवार और एक मुकम्मल इश्क में बदल चुकी थी। खुखार माफिया किंग अभयराज सिंह अपनी दुनिया का राजा जरूर था, लेकिन उसके दिल की इकलौती रानी सिर्फ और सिर्फ उसकी नैना थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।